एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज बिल्कुल नया चैप्टर करना है हमने। दिस इज चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। ओके, तो बिल्कुल नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हमने करना है आज की क्लास में। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इनफैक्ट स्कोरिंग चैप्टर है। बिकॉज ऑफ इसका रीजन ये है कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 9th क्लास 10th क्लास में भी, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में। और 9th क्लास और 10th क्लास में भी आपने देखा होगा कि ये चैप्टर स्कोरिंग था, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पेशेंस रख के इस चैप्टर को हम करेंगे अच्छे से, और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, क्या होता है ये स्टैटिस्टिक्स? तो बेटा, स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। तो डेटा को बेसिकली एनालाइज करते हैं। अब बात ये आती है कि सर डेटा को एनालाइज करके हम करते क्या है? ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज टू बी, मैं एक टीचर हूं, है ना। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं एक टीचर हूं और मैंने अब लेट सपोज किसी एक स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक स्टूडेंट का डे 1 से टेस्ट लेना स्टार्ट किया। बात को समझना, देखो मैं आपको सिर्फ है ना एक थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, मतलब उससे बेनिफिट क्या मिल रहा होता है, है ना। चलिए जस्ट मिनट, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ओके, तो भाई जब मैंने डेटा को एनालाइज किया, मान लो कि मैं एक सिंगल स्टूडेंट है मेरे पास और मैं उसका टेस्ट ले रहा हूं, है ना। तो मैंने उसका टेस्ट लेना शुरू किया। लेट सपोज ये है 2, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और मैं उसका टेस्ट हमेशा कितने नंबर का ले रहा हूं बेटा? 10 नंबर का ले रहा हूं। तो मैंने उसका टेस्ट लेना स्टार्ट किया। मैंने पूरे साल उसका टेस्ट लिया, कम से कम मान लो कि 5 टेस्ट लिए होंगे पूरे साल में। तो मैंने देखा जब मैंने पहला टेस्ट लिया फर्स्ट, यहां पे मैंने सेकंड टेस्ट लिया उसका, यहां पे मैंने उसका थर्ड टेस्ट लिया, देन यहां पे फोर्थ टेस्ट लिया होगा इसका, ओके, और यहां पे फिफ्थ टेस्ट लिया होगा मैंने। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में डेटा को मैं एनालाइज कैसे कर रहा हूं, इससे बेनिफिट क्या ले पा रहे हैं। तो देखो, जब मैंने इसका टेस्ट लिया, तो आपने जब पहला टेस्ट लिया तो लेट सपोज इसके मार्क्स 0 ही थे, तो मतलब इसका ग्राफ यहां से उठा, है ना। अब ध्यान देना, जब मैंने इसका दूसरा टेस्ट लिया तो इसके मार्क्स आए थे 4, ओके। तीसरा टेस्ट जब मैंने लिया था तो इसके मार्क्स आए थे 6, चौथा टेस्ट लेते ही इसके मार्क्स हो गए थे 8, और 5वें टेस्ट में इसके मार्क्स हो गए थे पूरे 10। तो मैंने देखा कि ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसने काफी इंप्रूव किया है ना। इसने क्या किया बेटा? काफी इंप्रूव किया है मेरे पास पढ़ने से। ऐसा नहीं है सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खैर मैंने एक बात समझानी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस डेटा को रिकॉर्ड किया और उसको जब मैंने देखा, एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि ये हमेशा इंप्रूव करता गया है। क्या कर रहा है? ये इंप्रूव कर रहा है। तो यानी कि डेटा को मैं एनालाइज कर पा रहा हूं ना, समझ पा रहा हूं ना बेटा, इस डेटा से ऑब्जर्वेशन ले पा रहा हूं ना मैं। बात सिर्फ इतनी समझानी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमने डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना होता है ना। ओके, खैर ये तो एक स्टूपिड सा एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो आपने ये सीख लिया बेटा कि हमने इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर हमने करना क्या है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली क्या होता है? तो डेटा को एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। ओके, अब बात क्या आती है कि सर बार बार डेटा 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 करे आ रहे हो, डेटा है क्या? व्हाट इज डेटा? तो डेटा कुछ और नहीं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। तो अगर किसी चीज की हम कलेक्शन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो वो डेटा कहलाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई, पूरे साल में पूरा सेशन जो होता है हमारा, उस सेशन में अगर मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स की कलेक्शन कर रहा हूं तो मेरे पास उसका एक डेटा आ जाएगा, है ना। समझ रहे बात को? ओके, तो इस सब चीजों को डेटा कहते हैं। डेटा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अब डेटा होता कितने टाइप्स का है उसके बारे में हम समझेंगे। तो डेटा देखो थोड़ा बहुत, चलो मैं इन राइटिंग बता देता हूं आपको। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो डेटा को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है यहां पे। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है?
तो बेटा अनग्रुप्ड डेटा कुछ और नहीं, इसको रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा मतलब ओरिजिनल डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वन बाय वन, है ना। अब आप कहो सर नहीं मारेगी बात, समझ में नहीं आई सर, थोड़ा सा समझाओ। चलो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो अनग्रुप्ड डेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया, भाई मेरे पे 10 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया। तो 10 बच्चों का जो टेस्ट लिया मैंने, उनके मार्क्स कुछ ऐसे आए। कैसे आए बेटा? 10 नंबर में से मैंने लिया आउट ऑफ 10, है ना। तो मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 10 है। ओके, तो किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए। कोई बहुत अच्छा पढ़ता था तो उसके 10 भी आ गए, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 भी आए, 0 भी आए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बच्चों का टेस्ट हो गया, है ना। अब ये डेटा आप जो देख रहे हो ये वन बाय वन सभी का इंडिविजुअल डेटा है। तो इस डेटा को ही हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, है ना। तो बेसिकली डेटा कुछ और नहीं, अनग्रुप्ड ही होता है। फिर हम उसकी फर्दर डिवीजन कर देते हैं अपने हेल्प के लिए कह लो, अपने सहायता के लिए कह लो, कि हमें लगता है कि कभी डेटा को हमने ग्रुपिंग करनी चाहिए तो हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ओके, अब आपको ये भी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि सर हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले तो ग्रुप्ड डेटा जो होता है वो भी आपका फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है। मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल, है ना। तो ये बात बताने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी चलो बता दी है, तो अभी हल्का सा रफ कर देता हूं मैं इसको। ओके, तो ग्रुप्ड डेटा में बेसिकली जो पहला होता है वो डिस्क्रीट होता है और जो दूसरा होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, तो आई एम डैम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात ये आती है कि सबसे पहले हम डेटा के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं, तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं कि सर आपने अनग्रुप्ड तो समझा दिया, लेकिन ये ग्रुप्ड डेटा में जो दो क्या कहते हैं इसको, दो जो आपके निकल के आए हैं, मेरे को बोलने में नहीं आ रहा अभी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यानी कि डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूअस डेटा से आपका क्या मतलब है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखो बेसिकली क्या है बेटा, ये दोनों ही ग्रुप्ड डेटा है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी डेटा की हमने ग्रुपिंग की होगी तो ये वाली सिचुएशन आई होगी। अब बात ये आती है कि सर हम ग्रुपिंग करते कब है, क्यों करते हैं, उसकी हेल्प क्या मिलती है। अब देखो जैसे कि आप ये डेटा देख रहे हो, कितने बच्चों का रहेगा, मैंने कुछ रफ कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चों का डेटा है। अब ये 6 बच्चों का डेटा है आपके सामने, तो इसको अनग्रुप्ड ही रहने दो। लेट्स सपोज आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है ना, उसमें आपने मीन मीडियन मोड ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो बेटा मीन मीडियन मोड अगर मैं इस 6 ऑब्जर्वेशन का निकालना चाहूं तो कितना इजी है यार, कोई भी देखते ही बता देगा। मीन के लिए सबको टोटल करके 6 से डिवाइड कर देंगे, मीडियन के लिए सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल के मिड वैल्यू ले लेंगे, है ना। ओके, और मिड में अगर 2 आ रही है तो दोनों को प्लस करके उनका 2 से डिवाइड करा देंगे, यानी कि उनकी एवरेज ले लेंगे। और मॉड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ होगा, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, वो मोड हो जाएगा ना। ओके, तो मतलब कितना इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो डेटा है वो 6 लोगों का ना होके 6000 स्टूडेंट्स का है, तो सर ना ही मीन निकलेगा, ना ही मीडियन निकलेगी, ना ही मॉड निकलेगा, क्योंकि हमारे सामने समस्या बहुत लार्ज स्केल पे डेटा हो गया। अब हम उस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे ऐसे, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें उस केस में ग्रुपिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बेटा, हमें फिर ग्रुपिंग करनी पड़ती है। अब ग्रुपिंग 2 टाइप की हो रही है आपके सामने, ग्रुपिंग भी 2 तरीके से हो रही है। अब हम सर ग्रुपिंग कौन सी वाली करें। अच्छा चलो देखो, मैंने क्या बताया, 6000 बच्चों का डेटा है, मानते हो ये बात। एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये जो है वो 500 बच्चों के 2 नंबर आए हैं, है ना, 1500 बच्चों के 3 नंबर आए हैं, और 1000 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, 300 बच्चों के, और ये 700 बच्चों के। ओके, अभी कितना हो गया देखो, 2000 3000 4000, 4 और 2 6000, टोटल 6000 बच्चे हो गए बेटा, देख सकते हैं आप। तो 6000 बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब एक बात हो, अब इसकी ग्रुपिंग करनी थी, तो कैसे करें ग्रुपिंग। तो मैंने इसकी ग्रुपिंग ये करी कि जो ओरिजिनल डेटा उसको हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स से एक्स कितना था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 10 था, 6 था, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मतलब नंबर ऑफ मार्क्स अकरिंग, है ना, कितने टाइम्स ये अकर हुआ है। तो ये 500 टाइम्स अकर हुआ था, ओके, ये 1500 टाइम्स अकर हुआ था, और ये 1000 टाइम्स अकर हुआ था, और ये 300 टाइम्स अकर हुआ था, ये 700 टाइम्स अकर हुआ था, उसके बाद 2000 टाइम्स ये अकर हुआ था। ठीक है, चेक कर लो। अच्छा,
तो आपने देखा बेटा, मैंने जो इंडिविजुअल डेटा था, लेकिन ये सिर्फ 6 नहीं था, ये 6000 तक लिखा होता, यानी कि 2 जो है वो 500 टाइम्स लिखा हुआ होगा। बात समझो भाई, जब मैं अगर 6000 बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं और सिर्फ 10 मार्क्स का टेस्ट है, तो उम्मीद की जा सकती है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेम नंबर आएंगे, जिसके 2 नंबर आएंगे, जिसके 5 नंबर आएंगे, जिसके 7 नंबर आएंगे। मान सकते हो ये बात? फील करके देखो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा। तो देखो, मैंने अपने 6000 के डेटा को कितने में सिकोड़ दिया, है ना? तो इसको कहते हैं बेटा डिस्क्रीट डेटा। इसको क्या कहते हैं हम? डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि ओरिजिनल डेटा और उसकी अकरिंग होती है कि कितने टाइम्स वो अकर हो रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप ये कहोगे कि सर इसको कॉन्टिन्यूअस में हमने क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? तो बेटा कॉन्टिन्यूअस में रिप्रेजेंट करने से कोई बेनिफिट मिलता नहीं, कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं, इसी एग्जांपल को आप थोड़ा सा फील करो। आप फील ये करो कि ये जो मैंने टेस्ट लिया है कि 10 नंबर का ना लेके कितने का ले लिया बेटा? 100 का ले लिया, मान लो 100 नंबर का ले लिया। अब अगर ये 100 नंबर का टेस्ट लिया होता सपोज टू बी, तो बेटा किसी बच्चे के 11 नंबर भी आए होते तो मेरे को यहाँ पे 11 भी लिखना होता, किसी के 13 भी आए होते तो 13 कितने बच्चों के वो भी लिखना पड़ता, किसी के 87 भी आए होते, तो मतलब मेरे को कुल मिला के 100 तक लिखना पड़ता। चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे ना जिसके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो समझ रहे हो बात को? तो मतलब मेरे को फिर से इसको 100 तक लेके जाना पड़ा, और वो भी 0 से। देखो मैंने यहाँ पे 0 से, यहाँ पे अगर डिस्क्रीट डेटा में देखूं तो 10 नंबर का टेस्ट था, तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 10 इसके बीच में ही रहता है, यानी कि मेरा डेटा 0 से 10 के बीच में रह जाता, छोटे लेवल पे ही रहता, छोटे स्केल पे ही रहता। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं 100 नंबर के टेस्ट में, तो बेटा वो डेटा डिस्क्रीट में भी बड़ा हो गया, 100 तक चला गया, 0 से लेकर 100 तक, क्योंकि मार्क्स तो 0 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो 0 से लेकर 100 तक चला गया। फिर से वो डेटा भले ही 6000 से तो थोड़ा सा 100 की रेंज में आया, लेकिन 100 की रेंज भी बहुत बड़ी होती है। आप कॉपी में लिखो, जरा चेक करो, समझ में आएगी आपको बात। तो आप कहो सर सही बात कह रहे हो। और मैं कह रहा हूँ 100 भी छोड़ो, अगर 1000 नंबर का टेस्ट होता तो आप कहो सर 1000 नंबर का टेस्ट नहीं होता। अरे मान लो ना यार, मानने में क्या जा रहा है, होता तो 1000 तक लिखते क्या? समझ रहे? तो उसके लिए फिर कॉन्टिन्यूअस। अब हमने क्या करा कि सर एक काम करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रेंज लेके उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो चलो ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। तो एक इंटरवल निकाला हमने कि 0 से 10 नंबर जिसके आए हैं उसको आप एक कैटेगरी में डिवाइड कर दो। तो 0 से 10 ये सारे ही थे, ये सारे एक कैटेगरी में आने वाले थे। बात समझ रहे हो बात को? 10 से 20 जिसके नंबर आए हैं उसको आप दूसरे कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। 20 से 30 जिसके आए हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 to 100। तो आपने ऐसी ग्रुपिंग कर दी। अब इनके बीच में जितने भी बच्चे रहेंगे, मान लेते हैं यार 2 मिनट के लिए कि रैंडमली मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच में 300 बच्चा था, इसके बीच में 400 बच्चा था, इसके बीच में 1000 बच्चा था, इसके बीच में 1200 बच्चा था, इसके बीच में 1700 बच्चा था, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो आपने देखा कि बेटा फिर से मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक के डेटा में सिकोड़ दिया। तो आपको बात समझ में आई होगी कि इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा, ठीक है। कि हम डेटा को किस लिए ग्रुपिंग करते हैं डेटा की, और किस वे में करते हैं, इस वे में, और कब कौन सा वे बेनिफिशियल होता है। आई एम डैम श्योर, आई एम 200% श्योर कि आपको बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि यही चीज हम 9th में भी पढ़ाते हैं, 10th में भी पढ़ाते हैं, और 11th में तो यार आप बच्चा मज गया आया होता, समझ रहे हो ना, मजना है ना, तो अच्छे से चमक के आया होता है, शाइन मार रहा होता है बच्चा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आई एम श्योर कि आपको डेटा का इंट्रो समझ में आ गया होगा। चलो अभी आप फिलहाल इतना नोट करो, फिर आगे। तो बच्चों बात करते हैं जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, है ना। 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपने 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ही मैं बताना चाहूंगा कि 9th क्लास में आपने बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था, किस पे? बाय ग्राफ, है ना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। उसमें आपने क्या क्या सीखा था? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने क्या कहते हैं, बार ग्राफ सीखा था, हिस्टोग्राम सीखा था, पॉलीगन सीखा था, पॉलीगन विद हिस्टोग्राम सीखा था, है ना। तो ये सब चीजें सीखी थी। 10th क्लास में आपने क्या सीखा था? 10th क्लास में आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा को टेबुलर फॉर्म में सीखा था। टेबुलर फॉर्म में मतलब मीन, मीडियन, मोड, और इसमें हम बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते थे, टेबल बना के ना कैलकुलेट करते थे। तो टेबुलर फॉर्म में आपने सीखा था। तो अभी इसको रिकॉल करना भी जरूरी है, और देखेंगे भाई हमने क्या क्या सीखा था। हमने ध्यान से देखेंगे बेटा, ओके। तो नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन,
नंबर 3 मॉड, है ना, और नंबर 4 वही ग्राफिक्स है ना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको हम ओजाइव कहते थे। ठीक है, ओके। तो आपने ये चारों चीजें ऑलरेडी, ये 4 ब्रांच आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है डेटा की, है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली किसे कहते थे हम? एवरेज को कहते थे। किसे कहते थे? एवरेज को कहते थे। तो एवरेज आप कैसे निकालते थे? या तो मीन या मीडियन या मोड से निकालते हैं। ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको इनफैक्ट इनका इंडिविजुअल भी आपको बताऊंगा अभी, बट बिफोर दैट हम बात ये कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, चलो आपको बात करने से पहले मैं इनके बारे में ही बता देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो चलो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो था मीन। बेसिकली मीन का सिंबल क्या होता है बेटा? एक्स बार, और इसके भी हमारे पास 4 तरीके हैं, है ना। देयर इज अ 4 वेज टू कैलकुलेट मीन। ओके, नंबर 1 जिसे हम कहते हैं सिंपल मीन, नंबर 2 इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा। नंबर 3 इसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ओके, और नंबर 4 इसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो बच्चों ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं सारी चीजें, है ना, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल हमने करना है तो वो हम जरूर करेंगे, है ना। ओके, तो देखिए अब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? सिंपल मीन की। तो सिंपल मीन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, सिंपल मीन कुछ और नहीं बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, इसी को कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, है ना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ओके, अब बात क्या आती है कि सर इसको हम किस टाइप के डेटा में यूज करते हैं? तो बेटा इसके लिए आप इंडिविजुअल डेटा लिख लो। तो आप ये कहोगे सर इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है, आपने बताया नहीं बेटा। इंडिविजुअल डेटा अनग्रुप्ड डेटा को कहते हैं, अंडरस्टूड है। डायरेक्ट मेथड, सर डायरेक्ट मेथड क्या होता है थोड़ा सा बता दो। तो बेटा ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ओके, तो ये किसके लिए यूज होता है बेटा? ये डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज होता है। अब डिस्क्रीट तो बताया था। अच्छा, आप ये कहोगे क्या सर इससे ये नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? अब डेटा तो एक ही, डेटा की ही तो हमने उसको ग्रुपिंग करके अलग अलग उस वे में लेके चले हैं ना, तो डेटा तो सेम ही है, तो आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूं कि किस टाइप के डेटा में कौन सी कैलकुलेशन इजी पड़ती है। तो अगर डेटा आपका कैसा है, इंडिविजुअल लेवल का है यानी कि अनग्रुप्ड है, तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। डेटा आपका डिस्क्रीट टाइप का है तो आप ये डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये इससे नहीं निकलेगा, ये इससे नहीं निकलेगा, सबसे कैलकुलेशन बात एक ही है। ओके, शॉर्टकट मेथड, इसको आप कभी फॉलो ना करें, ये नाम का शॉर्टकट है, वैसे लॉन्ग कट है। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, वेयर ए तो है आपको पता है एज्यूम्ड मीन है, तो उसके बारे में क्या ही लिखे, एक्स डी के बारे में लिखते हैं एक्स माइनस ए होता है। अब एक्स क्या है बेटा? एक्स आपका ओरिजिनल डेटा होता है और ए फॉर एज्यूम्ड मीन है, यानी कि डी आपका ऐसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ओके, अब स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में आई। अच्छा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बस इनटू आई का फर्क है, लेकिन यहाँ पे डी भी अलग होता है ना, तो मैं सिर्फ सेम डी से ही डिनोट करता हूँ दोनों को, तो जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं डी को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि डी यहाँ पे x माइनस ए अपॉन में आई है, समझे बात को, और ए तो एज्यूम्ड मीन है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा हाँ, इन दोनों के लिए मैंने ये नहीं लिखा कि किस टाइप के डेटा में, तो बेटा ये दोनों ही आप कॉन्टिन्यूस डेटा में लगाएंगे। तो बच्चों कॉन्टिन्यूस डेटा जो होगा वो इन दोनों के लिए इजी रहता है। अब आप कहोगे सर क्या ये वाला मेथड कॉन्टिन्यूस में नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हो भाई, लेकिन इनके कंपैरेटिवली ये वाला टफ रहेगा थोड़ा सा, यहां से इजीली नहीं कर पाओगे आप, है ना। कैलकुलेशन इजी किसमें होती है मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम ये एक दूसरे में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे क्या है उसको समझो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मीन का तो काम हो चुका है, मीडियन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे फिर आगे। तो बच्चों बात करते हैं मीडियन की, है ना। अब देखिए मीडियन,
तो मीडियन में सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है, किसमें बेटा, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, यानी कि इंडिविजुअल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो आपने ध्यान ये रखना है कि आप सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 4 इंडिविजुअल डेटा, है ना, 4 ठीक है, 4 इंडिविजुअल डेटा। अगर मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और या फिर स्लैश डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, ओके। अब इसमें 2 केस होते हैं बेटा, केस 1 और केस 2, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अब क्या होता है केस, उसकी बात करते हैं, है ना। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अब n क्या है बेटा, n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो जितने भी आपके डेटा होंगे, जितने भी नंबर ऑफ डेटा होगा वो n होता है ना, ओके। तो ऐसा भी नहीं 11th क्लास में पढ़ते तो आपको n का मतलब नहीं पता, सब पता है आपको, पागल बनाते हो अपने को एक्सप्लेन करके, ओके। चलिए, n इक्वल टू ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकलती है, तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि कहने का मतलब है सेंट्रल वैल्यू। देखो मैंने क्या बोला कि अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मान लो 9 है, तो 9 की सेंट्रल वैल्यू आप भी जानते हैं, 4 इधर छूटेगा, 4 इधर छूटेगा तो 5 भी होगी। तो कैसे निकलता है, 9 और एक 10 बाय 2 करो तो 5वीं ऑब्जर्वेशन ही तो आ रही, चेक कर लो, है ना, बस ऐसे निकाला है सेंट्रल वैल्यू, है। सेकंड केस, जब इफ n क्या होगा बेटा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर, तो बेटा मीडियन क्या होता है, मीडियन इन दिस केस होता है साइज ऑफ, भाई इवन नंबर है यानी कि 10 होंगे, अब 10 में 4 इधर छोड़ोगे, 4 इधर छोड़ोगे तो 5 और 6 दोनों आ गई, बात समझ रहे हो, यानी कि 2 ऑब्जर्वेशन सेंटर में आ जाती है, ओके। तो जब 2 ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो फिर दोनों का मीन निकाल लेते हैं, दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं ना, यानी कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो कैसे निकलती है बेटा, दोनों बीच की वैल्यू, साइज ऑफ n बाय 2 करने से 5वीं आ गई, चेक करो भाई, अगर 10 होंगी तो n बाय 2 करने से 5वीं आ गई, और 5वीं में मैं 1 जोड़ दूंगा तो 6ठी आ गई, तो दोनों बीच की आ गई बेटा, चेक कर लो, n बाय 2 5 और 1 6, तो दोनों को प्लस करके ऑब्जर्वेशंस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट्स योर मीडियन, है ना, तो आपकी मीडियन आ गई, ओके। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 यहां पे लिख देते हैं, है ना, यहां पे स्टार बना के लिख देते हैं, 4 डिस्क्रीट डेटा, अब डिस्क्रीट डेटा बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझाया जा सकता है, तो अभी आप ये मानो कि डिस्क्रीट डेटा में भी हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ ब्रैकेट में इतना लिख देता हूं, सेम एज इंडिविजुअल डेटा, है ना, यानी कि इंडिविजुअल डेटा की तरह इसका काम होता है, ओके। अब रह गया आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा, तो कॉन्टिन्यूअस डेटा को समझते हैं थोड़ा सा और उस पर ध्यान देंगे। तो बच्चे, फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा, फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा, अगर आपका डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करना है, तो देखिए उसके लिए मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n बाय 2th माइनस CF अपॉन F इंटू में I फॉर इंटरवल, है ना। ये L क्या है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। देखो आप लोग 11th में पढ़ रहे हो बेटा, सब चीजें आपको पता है, बस मैं थोड़ा सा हल्का हल्का फिर भी आपके अगर धूल मिट्टी जम गई है भेजे में तो उसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं हम। L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n आपको पता ही है, n क्या होता है बेटा, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब टोटल करते हैं तो वो n के इक्वल आता है। CF क्या होता है, मीडियन क्लास जो होती है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ CF कॉलम, है ना, और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मीडियन क्लास वाली एंट्री लेते हैं, और I फॉर इंटरवल, दोनों के बीच में क्लास इंटरवल कितने का है ना, ओके। तो ये था, तो बच्चे मीडियन के बारे में भी हो गया, मीन के बारे में बता दिया, मोड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड का जिक्र समझो होगा ही नहीं,
है ना। और अगर होगा भी तो सबसे मोड आप जानते हैं कि मोस्ट अकरिंग फ्रिक्वेंसी को मोड कहते हैं। और रही बात ओजाइव की, तो उसका तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है इसमें ना 11th क्लास में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश की थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे 11th क्लास से। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि मैं आपको इसके पीछे का कारण देना चाह रहा हूं, इसलिए इतना डीपली जा रहा हूं। तो एक बार और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं। तो अब बात यह आती है कि सर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ ली है ऑलरेडी, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताता हूं। और अगर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ ली थी, तो क्या हमने डेटा को इसमें एनालाइज करना नहीं सीखा था? क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लास की बात कर रहा हूं, है ना। एक क्लासरूम है 11th क्लास का, है ना, और जिसमें मान के चलो ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ओके, अब इन 100 बच्चों में से मैंने ये देखा कि इनके जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स जो हैं इनके, वो कितने हैं बेटा? एवरेज मार्क्स इनके काफी ज्यादा अच्छे हैं। काफी ज्यादा अच्छे मतलब इन द सेंस, मान लो कि मोर देन 65% या 70% है। तो इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा? 70% है। ठीक है, एवरेज मार्क्स। ओके, अब यार एक बात और, आप क्या जज करते हो यहां से कि ये क्लास काफी अच्छी है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर 70% हर एक बच्चा ला रहा है तो नो डाउट क्लास बहुत अच्छी है, मानते हो बात। लेकिन क्या ऐसा सही में है? ओके, तो ये बात बतानी है आपको कैसे। देखो एक बात और, इसमें से जो 10 बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ते हैं कि वो हमेशा 100 मार्क्स ही लाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि हमेशा 100 ही लाते हैं। चलो 100 नहीं तो 100 के इक्विवेलेंट ही लाते हैं, मतलब 199 ऐसे ही लाते हैं। ठीक है, तो 10 बच्चे ऐसे हैं। तो और जो बाकी के 90 बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, वो ऑन एन एवरेज 30 के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं, 30 के रिस्पेक्ट में ही चल रहे हैं, तो 30 के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यानी कि जो 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों ने इन पूरे 100 बच्चों की जो एवरेज है वो 70% तक बना रखी है। लेकिन एक्चुअल में ये क्लास बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इनकी एवरेज देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो काफी अच्छी क्लास है। तो यानी कि यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ कि एवरेज मतलब होता है मीन, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। तो यार सेंट्रल टेंडेंसी से हम डेटा को एनालाइज पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। चेक कर लो। आप कहोगे सर बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और फील करा दो। चलो थोड़ा और फील कराते हैं, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। भाई मान लो कि अब ये क्लासरूम ना होके, अब मैं इसको बना देता हूं एक एरिया, है ना। अब ये एक एरिया है और आप बताना है कैसा एरिया है, इस्लाम एरिया या पॉश एरिया, ये आप बताएंगे, है। तो ये एक एरिया है। अब इस एरिया में 100 ही मान लो 100 ही क्या है बेटा? हाउसेस है ना। तो नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ हाउस कितने हैं? 100 है। आई एम डैम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने इसकी मंथली एवरेज इनकम देखी, मंथली एवरेज इनकम वो है बेटा 1 CR, यानी कि मंथली एवरेज इनकम इस मोहल्ले की, इस एरिया की 1 करोड़ रुपए है। तो यार आपको सर बहुत पॉश एरिया है ना, लाइक गोल्फ लिंक्स ठीक है, तो बहुत पॉश एरिया सर, यहाँ पे तो सारे अमीर लोग रहते हैं सर। और सही बात भी है, एवरेज तो यही दिखा रही है कि अगर महीने में हर एक बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा एरिया, बहुत पॉश एरिया है। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने सर्वे किया और जब मैंने इसके अंदर के सर्वे के बारे में आपको बताया, तो सर्वे में क्या पता चला था? सर्वे में ये पता चला था कि एक हाउस जो है, एक सिंगल हाउस, समझ लो वो किसका था? वो समझ लो कि टाटा बिरला का था। और जो 99 हाउस थे वो झुग्गी झोपड़ी है। देखो बात को समझने की कोशिश करना। अब ये जो एक हाउस था टाटा बिरला वाला, ठीक है, टाटा भाई का, ये कितने कमा रहा था महीने में?
ये कमाल था 99 लाख और 99.99 लाख, ये मान लो। और जो बाकी के 99 हाउस हैं, ठीक है, 99 हाउस जो है वो महीने के कुछ भी नहीं कमा रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब नीली समझ लो, ऑन एन एवरेज नीली ही समझ लो। तो यानी कि इस अकेले बंदे ने इस 100 घर की एवरेज तो सीआर निकाल दी, 1 सीआर, लेकिन एक्चुअल में इस एरिया को आप क्या जज करोगे? चेक करो, आप फील करो थोड़ा सा, एक्चुअल में आप इसको क्या जज करोगे कि नहीं यार ये तो स्लम एरिया निकला, और एवरेज क्या कह रहा था? एवरेज कह रहा था पॉश एरिया है, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा एरिया है, तो एक्चुअल में ये स्लम एरिया है ना। तो यार एक बात समझ में है कि सर खाली एवरेज से मैं डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैंने 2 एग्जांपल दे दिए आपको, खाली डेटा से मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं कि ये क्या है क्या नहीं है ना, तो यानी कि मेरे को किसी और चीज की भी जरूरत है, तो कोई और टूल्स भी चाहिए। ये चारों टूल्स जो थे वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थे, और इनसे एवरेज ही निकलती थी, तो एवरेज हमने देख ली, लेकिन एवरेज से काम नहीं चल रहा। सर एक एग्जांपल और दे सकते हो क्या? चलो देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो है वीरू भाई। वीरू भाई समझते हो ना, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग मेरा फेवरेट। खैर अब तो वीरू भाई खेलते नहीं है, लेकिन जब खेलते थे तो मैं सिर्फ इन्हीं की वजह से मैच देखता था पूरा। जब ये आते थे ना बैट को घुमाते हुए, तो क्या ही मतलब बंदा लगता था यार, टू गुड। तो मैं 2 बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, एक वीरू भाई की बात कर रहा हूँ, और एक लेट्स से अपने राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़ जी। ओके, तो अब इनका है ना पिछले 3 मैचेस का रिकॉर्ड देखा गया। पिछले 3 मैचेस में वीरू भाई ने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक दी, दबा मार दिया 100, और दूसरे मैच में वीरू भाई 0 बॉल पे, मतलब 0 रन पे ही आउट हो गए, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, जब ये आते हैं जब तक खड़े रहेंगे जब तक ठोकते रहेंगे, लेकिन कब आउट हो गए ये भी नहीं पता। तीसरे मैच में इन्होंने 50 मार दी, है ना। बट ये जो भाई साहब है हमारे राहुल द्रविड़ जी, ये द वॉल ऑफ इंडिया कहलाते थे जब ये खेलते थे। तो द वॉल ऑफ इंडिया यानी कि एक तरीके से इंडिया की टीम की रीढ़ की हड्डी थे, ये डटे रहेंगे तो पूरा शरीर डटा रहेगा, कुछ ऐसा था। तो ये इनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये हमेशा रुक के खेलते हैं, स्थिर प्लेयर है। तो इन्होंने पहले मैच में 40 मारे, दूसरे में 50 मारे, तीसरे में 60 मारे, है ना। अब मैंने इन दोनों प्लेयर्स की एवरेज कैलकुलेट करी, एवरेज। तो बेटा एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? मैं सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 100, 0 और 50, 150 को 3 से डिवाइड करा, तो इनकी एवरेज कितनी आ रही है बेटा? इसकी एवरेज आ गई 50 रन, है ना, चेक कर लो। और इसको करा तो 4, 6, 10, 5, 15, यानी कि 150 को 3 से डिवाइड किया, तो इसकी एवरेज भी कितनी आ गई? 50 रन ही आ गई। अब यार एक बात बताओ, इन दोनों की एवरेज सेम आ गई। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। एक सिचुएशन ये है कि एक ओवर में 22 रन चाहिए, एक ओवर में 22 रन चाहिए जीतने के लिए टीम इंडिया को। अब जब जीतने के लिए 22 रन चाहिए एक ओवर में, तो यार आप किस पे भरोसा करोगे? देखो इनके स्वभाव पे ही तो आप भरोसा करोगे ना कि ये कैसे प्लेयर है, कैसे ये इनकी स्ट्रेंथ क्या है प्लेयर्स की। तो यार वीरेंद्र सहवाग की स्ट्रेंथ ये कहती है कि अगर ये 6 बॉल खेल गया तो डेफिनेटली 22 का 36 रन भी बना सकता है। बंदा ऐसा है, 36 तो खैर लक बाई चांस बन जाए, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि 36 रन भी मार सकता है, ये इतना कैपेबल है, क्योंकि इसका स्वभाव है, आक्रामक स्वभाव है, आते इसको पहली बॉल से मारना शुरू करना होता है ना। तो अगर मेरे पास मेरे को नीड है 20-22 रन की, तो अब कोई प्लेयर आउट हुआ है तो मैं इन दोनों में से किसी एक को भेजना चाहता हूं, तो मैं पहले वीरेंद्र सहवाग को भेजूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यार इनकी एवरेज से तो कोई जजमेंट मिली नहीं, क्योंकि एवरेज तो दोनों की सेम है ना। ओके, तो इसको भेजूंगा मैं। ओके, लेकिन अगर मेरे को उसी मैच में 22 रन ना चाहिए होगे, 5-6 रन चाहिए होते जीतने के लिए, तो फिर मैं इस पर भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये आते मारेगा, ये कोशिश करेगा पहली बॉल पे जिताने की, छक्का मारेगा, और छक्का मारने के चक्कर में गलती से आउट हो गया तो हम हार सकते हैं। तो बेटा मैं इस पर भरोसा करूंगा कि मुझे पता है टुक 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 करके सिंगल डबल में 5-6 रन बना देगा इजीली। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने इनको देखा, समझा, और फिर मतलब कहने का मतलब ये है, कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता कि क्या सिर्फ एवरेज से पता चल रहा था? मुझे नहीं पता चल रहा था बेटा। तो एवरेज से मेरा काम नहीं बना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मुझे एवरेज देती थी, लेकिन एवरेज से मेरा काम नहीं बन रहा। तो अब मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर क्या पढ़ना पड़ेगा? बात करते हैं बेटा। देखो अब हमें पढ़ना पड़ेगा #मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन। क्या पढ़ना पड़ेगा? डिस्पर्सन
ओके, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मतलब कुछ और नहीं, वेरिएशन को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? वेरिएशन को कहते हैं। अब वेरिएशन वर्ड क्या है? वेरिएशन वर्ड से मेरा मतलब ये है कि आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे डेटा है, आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे डेटा है वो सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज से कितना वेरी कर रहा है। बात समझ गई? देखो मैं समझाता हूँ। ये आपकी एवरेज थी, सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका इंडिविजुअल डेटा है। तो बेटा ये कितना वेरी कर रहा है? 50 का। ये कितना वेरी कर रहा है? 50 का। देखो ना, आप चेक करो ना भाई, मैं इसके अगर मैं इसके साथ में डिफरेंस चेक कर रहा हूँ तो 50 की आएगी, 100 में से 50 गया 50, 0 में से 50 गया तो भी 50 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। और यहाँ पे 0 का आ गया, तो यानी कि कितना वेरी कर रहा है? लगभग या तो 0 का या फिर 50 का। यानी कि जो गैप इसका चल रहा है वो लगभग आप समझ रहे हैं ना बेटा, कितने का चल रहा है? बहुत ज्यादा गैप चल रहा है। लेकिन यहीं पे मैंने इसका गैप देखा तो यार इसका गैप लगभग 10 का ही चल रहा है। आप चेक कर लो, तो यानी कि ये कम वेरिएशन वाला बंदा है, ये कम वेरिएशन वाला बंदा है। यानी कि ये इसने जो रन मारे हैं ना वो इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं, लेकिन इसके रन इसके इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि जिसकी वेरिएशन ज्यादा है, जिसकी वेरिएशन ज्यादा है, क्या है बेटा? वेरिएशन ज्यादा है, वो लेस स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी पे खतरा है। समझ रहे हो ना बात? तो ये मोर वेरिएशन है ना, तो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। बट लेस वेरिएबल, लेस वेरिएशन, ठीक है, तो मोर स्टेबल। आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, आप भी जानते हैं कि राहुल द्रविड़ पे भरोसा किया जा सकता है कि वो टिका रहेगा है ना। रन स्लो बनाएगा लेकिन बनाएगा जरूर, टिका रहेगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग पे भरोसा नहीं कर सकते। बट अगर वो टिक गया तो ऐसी तैसी भी कर सकता है, लेकिन अगर नहीं टिका तो भरोसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि यार खाली एवरेज देख के मेरा काम नहीं चल रहा था, तो मेरे को वेरिएशन देखनी पड़ी इनकी वेरिएशन कितनी है। तो जिसकी वेरिएशन कम है, देखो ना, जिसकी वेरिएशन क्या है बेटा? कम है। जिसकी वेरिएशन कम है वो स्टेबल ज्यादा है, जिसकी वेरिएशन ज्यादा है वो कम स्टेबल है। आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो इतनी बात हमने सीख ली, बहुत अच्छे सीखी है। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात आती है। तो बेटा हमने आपको ये बता दिया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्यों सीखना जरूरी था, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के टूल्स क्या क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के टूल्स क्या है सर? थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो वेरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो नंबर 1 जो था उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। नंबर 2 कोटाइल, डेविएशन। बट ये आपके कोर्स में नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसको क्रॉस लगाओ। और इसके बाद आता है नंबर 3 मीन डेविएशन। और नंबर 4 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसमें से ये आपके कोर्स में ही नहीं है। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स होती है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये कोटाइल डेविएशन होता है, वहां पे हम पढ़ सकते हैं इसको। ओके, बाकी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज तो यार समझो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रेंज बेसिकली कुछ और नहीं क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, H माइनस L। तो देखो, अगर मैं वीरेंद्र सहवाग की रेंज की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 100 है, चेक कर लो, और लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो यानी कि इसकी रेंज 100 आ गई। बात समझना। अगर मैं यहीं पे राहुल द्रविड़ की, ये वीरेंद्र सहवाग की आई है बेटा, राहुल द्रविड़ की बात करता हूं तो इसकी रेंज कितनी आ रही है? देखो, हाईएस्ट वैल्यू 60 थी और लोएस्ट वैल्यू 40 है, तो चेक करो 20 आई है। अब आप बात समझो कि देखो इसकी रेंज, देखो इसकी रेंज 100। देखो यहाँ पे हमने सेंट्रल मतलब एवरेज की जरूरत नहीं पड़ी रेंज निकालने में, यही इसका थोड़ा सा लू फॉल है। लेकिन हमने यहाँ से भी ऑब्जर्व कर लिया कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है बेटा? 100 है। रेंज का मतलब समझ रहे हो? यानी कि रेंज का मतलब ये है कि ये जो बंदा है या फिर सीधा नीचे, लेकिन ये जो बंदा है इसकी रेंज क्या है? 20 है। यानी कि जितनी ज्यादा रेंज होगी उतना कम स्टेबल होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेंज क्या दे रही है आपको, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ही तो दे रही है। और यही तो बात बताया आपको कि डिस्पर्जन की वेरिएशन अगर ज्यादा होगी तो वेरिएशन इसमें ज्यादा है ना, इसमें वेरिएशन कम है। समझ रहे हो ना बात को? तो जितने ज्यादा वेरिएशन होगी वो कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, और जिसमें कम वेरिएशन होगी वो मोर स्टेबल होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपको समझ में भी आ गई होगी। तो रेंज का तो टॉपिक यहां से होता है खत्म। अब हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, वो तो कोर्स में ही नहीं है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। पूरी कोशिश की है मैंने समझाने के लिए, और जो भी है अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज उसके लिए क्षमा करिएगा। अब ये फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। मैं आपको मीन तो जो देखते हैं मीन डेविएशन, बहुत ध्यान से देखेंगे। और जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने कोशिश की है आपको पूरी तरीके से समझाने की, और आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए मीन डेविएशन बात करते हैं डिस्पर्जन में। तो बच्चों मीन डेविएशन, ओके। तो देखो ये मीन डेविएशन आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो डेविएशन वर्ड है, डेविएशन मतलब समझते हो, डेविएशन मतलब ही क्या होता है, डेविएशन का मतलब ही इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस कितना है, उसी चीज को हम डेविएशन कहते हैं। क्लियर है? ओके। चलिए देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे अभी। ओके, तो मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करें। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एवरेज 3 तरीके से सीखी थी, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन मोड के क्वेश्चन आपके पास नहीं है, तो हम 2 मोड पे बात करेंगे, एक मीडियन पे और एक मीन पे, है ना। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी या तो अबाउट मीडियन होती है या अबाउट मीन होती है। तो अबाउट मीन अगर होगी, है ना, या फिर अबाउट मीडियन होगी, तो किस केस में क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे क्या होता है, वो चीज की बात करें। तो देखिए अब यहां पे भी क्या है हमारे पास डेटा। तो डेटा अगर इंडिविजुअल लेवल का यानी कि अनग्रुप है ना, अगर इंडिविजुअल डेटा है तो इन दैट केस आपके पास जो मीन डेविएशन आएगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन को, है ना। ओके, तो किस तरीके से आएगी बेटा, वो आएगी आपकी एक्स माइनस मीन अपॉन में एन। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, डेविएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से सेंट्रल वैल्यू का। तो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो डेटा को, तो डेटा का डिफरेंस मीन से ही तो देख रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से, है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका समीशन कर दिया और एन से डिवाइड कर दिया। तो आप ध्यान दो, हमने बेसिकली जो डेविएशंस निकाली है उसकी फिर एवरेज कैलकुलेट कर दी है, यानी कि उसका सम करके एन से डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या बन गया, मीन डेविएशन, यानी कि डेविएशन का मीन, समझो, डेविएशंस का मीन, है ना। ओके, आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अबाउट जब हम मीन कर रहे थे तो मीन माइनस हो रहा था, है ना, लेकिन जब अबाउट मीडियन होगा तो फिर मीडियन माइनस होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दैट इज एम। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा एक्स सिग्मा एक्स माइनस एम, एम फॉर मीडियन, है ना। यहाँ पे क्या है, एम बेटा मीडियन है, और अपॉन में एन, एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो डन वाली बात समझ में आ गई होगी आपको बात। लेकिन अगर डेटा डिस्क्रीट लेवल का यानी कि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट डेटा होगा, तो फिर आपने कैसे काम करना है उस चीज को भी समझते हैं। तो देखिए अगर डिस्क्रीट डेटा हुआ तो एम डी अबाउट मीन आपके लिए ऐसे पेश होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ। एंड आई एम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसी में एफ से इंटू कर दिया गया है और अपॉन में एफ का समीशन आया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे होगा तो बेटा मीन डेविएशन अबाउट एम यानी कि मीडियन इक्वल टू सिग्मा, ये बेटा सिग्मा का सिंबल है, देखो बेसिकली वैसे सिग्मा का सिंबल कुछ ऐसा सा बनता है ना, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा ई की तरह मैं बना देता हूं, तो आप प्लीज उस चीज से कंफ्यूज ना होए, है ना। सिग्मा मतलब समीशन, है ना, सिग्मा मतलब समीशन। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा
एफ। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस लिमिट पे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूस डेटा। ओके, कॉन्टिन्यूस डेटा, तो इसमें एमडी क्या होता है बेटा, इसमें एमडी कुछ और नहीं, बिल्कुल जस्ट सेम होता है ना, बिल्कुल जस्ट सेम होता है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। ओके ओके, इसमें बात करें तो एमडी की मीन डेविएशन अबाउट एम, तो सेम होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई हल्का सा भी डाउट रह गया है तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं कुछ अब इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो कि पेज नंबर 351 एनसीईआरटी है, तो कहते हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपके सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहा है और इसका आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, बट कैसे, अबाउट मीन, यानी कि मीन के थ्रू। ओके, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तरीका क्या है भाई। अगर अबाउट मीन जाना है और आपके पास इंडिविजुअल डेटा है तो आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। अब इस फॉर्मूले में आपको नीड क्या है, एक्स और एक्स बार की। तो सबसे पहले एक्स क्या है, तो एक्स तो यही होता है बेटा, आपको पता है। एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक्स बार की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्स बार क्या होता है बेटा भाई, एक्स बार मीन को ही तो कहते हैं। तो मीन क्या होगा, मीन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन। और यही तो सिंपल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इंडिविजुअल डेटा के लिए, चेक कर लो। सिग्मा एक्स यानी कि सबका टोटल, तो सबका टोटल देखते हैं 12 8 20 20 4 24 24 और 25 26 27 27 और 10 37 37 38 39 39 10 49 49 10 59 और 59 और 7 59 66 66 और 6 66 और 6 72। चेक कर लो, अपॉन में एन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 9 बारी में कैंसिल, तो आपको मीन मिल गया बेटा 9, ठीक है। तो आई एम श्योर कि यहां तक तो आपको कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। देखो मेरे पे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। तो आपका एक्स क्या था बेटा, देखेंगे बहुत ध्यान से। एक्स था आपका 6, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 4, फिर 8 और फिर 12, है ना। और यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं एक्स माइनस मीन। भाई मेरे को एक्स माइनस मीन की तो जरूरत है, चेक कर लो। ओके, तो एक्स ये है और मीन 9 है, तो मतलब 6 में से 9 गया तो 3 आएगा माइनस का, है ना। 6 में से 9 गया 3 आएगा। अब 9 में से 7 गया तो 2 आएगा प्लस का, और 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 आएगा। और सॉरी मैं उल्टा कर गया थोड़ा सा, एक्स में से 9 इसको घटाना है, तो 6 में से 9 गया 3 आएगा, 7 में से 9 गया माइनस का 2 आएगा, और 10 में से 9 गया प्लस का 1 आएगा, और 12 में से 9 गया तो प्लस का 3 आएगा, और 13 में से 9 गया तो प्लस का 4 आएगा, और 4 में से 9 गया तो प्लस माइनस का 5 आएगा, 8 में से 9 गया तो -1 आएगा, और 12 में से 9 गया तो प्लस का 3 आएगा। चेक कर लो। तो बेटा अगर मैं इसका टोटल करूं, ध्यान देना, करना नहीं लेकिन ध्यान दो, तो देखो कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 11, भाई माइनस का 11 आ रहा है ना, माइनस का 11 आ रहा है। 3 2 5, 5 10 और 1 11, और प्लस का कितना है, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 3 11, प्लस का भी 11 आ रहा है। चेक करो, ध्यान से चेक करो, देखो 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 देखो, 4 3 7 और 1 8, 8 3 11 होते हैं। तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया एक बात, क्या कि बेटा अगर मैंने इसका टोटल निकाला तो 0 आ जाएगा, और हम निकाल क्या रहे, देखो फील कर, जब तक फील नहीं होगा जब तक नहीं। तो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि डेविएशन का मीन, यानी कि जो डेविएशंस है उसका मीन निकाल रहे हैं, तो मीन डेविएशन उसको कहते हैं, है ना। तो यार एक बात हो, मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन और अपॉन में नंबर ऑफ डेविएशन, भाई फॉर्मूला तो यही कहता है ना, ठीक है। अब सम ऑफ डेविएशन मैंने करा तो क्या आ गया था, 0 आ गया था इत्तेफाक से। नंबर ऑफ डेविएशन करता हूं तो नंबर तो आपको पता ही 8 है, तो यानी कि यार यहाँ पे तो हमेशा 0 ही आंसर नहीं आ जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा कि हमेशा ये तो आंसर 0 ही दे देगा। तो इसीलिए इसी वजह से कि ऐसी दिक्कतें आती हैं
इसी वजह से हम क्या लेते हैं बेटा, इसकी डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं हम? डेविएशन की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? यानी कि मॉड लगा देते हैं। आप देखो चेक करो, मॉड है ना सब पे, तो हम इस पे मॉड लगा के लेंगे। तो जब हम मॉड लगा के लेंगे तो कोई अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना? समझ में आई बात? तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट भी बताना था आपको, तो इसीलिए मैंने पहले इसको नॉर्मल वैल्यू ली और फिर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके दिखाई। अब इसका टोटल, भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मेरे को इसका टोटल चाहिए, तो क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस मीन, चेक कर लो, और इसका टोटल आया 22। मेरे को न्यूमरेटर मिल गया और डिनोमिनेटर मेरे को पहले से 8, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल व्हाट? सिग्मा एक्स माइनस मीन अपॉन एन। चेक कर लो भाई, मैंने डेविएशंस का सम ही तो क्या है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं मीन निकाल रहा हूं। मीन किस चीज का निकाल रहा हूं बेटा? डेविएशंस का, है ना? तो डेविएशंस का सम और अपॉन में नंबर ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन का सम जो था वो था 22, चेक कर लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो थे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो अब इसको काट के जितना भी आ रहा है, 8 से 2 बारी मार में 16, 16 और बचे 6, तो 6 में पॉइंट लगा तो हो गया 60, 8 सत्ते 56, 56 बचा 4, 8 पंजे 40, तो ये आपका आ गया 2.75। और ये क्या है बेटा? आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना? और उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आप, चलो खैर, अभी हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा 2 डेटा में होती है। यहाँ पे तो सिंगल डेटा है, सिंगल ही क्या कहते हैं, किसी का भी सिंगल डेटा है ये। तो जब डबल डेटा होगा तब हम कंपैरिजन आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हमने कैसे किया था बेटा? ये फॉर्मूला था और हमने इसी को फॉलो किया। हमने सबसे पहले मीन चाहिए था, तो मैंने क्या किया? मीन निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 9। अब उसके बाद ये एक्स ये लिख दिया मैंने, और x माइनस मीन निकाल दिया। x माइनस मीन कैसे निकालेंगे? x में से मीन को घटा दो, यानी कि x माइनस 9, और उसका टोटल कर दो और n से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 को देखेंगे नहीं, आप करेंगे खुद से। सेम क्वेश्चन है यार, डिट्टो सेम है एग्जांपल नंबर 1 की जगह, बस एग्जांपल नंबर 1 में आई थिंक 8 ऑब्जर्वेशन थी, वहां पे 15 है, तो इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। तो हम जो करेंगे वो है एग्जांपल नंबर 3, जो कि पेज नंबर 352 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है यानी कि मैं इस तरफ नहीं इस तरफ आऊंगा, अबाउट मीडियन, है ना? ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी। अब जब हम मीडियन निकालते हैं तो आपको मैंने बताया था कि इन इंडिविजुअल डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूंगा। तो अरेंज द डेटा, मैं ये क्या लिख रहा हूं? इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना? यानी कि बढ़ते क्रम में, है। तो जो आपका नया डेटा आएगा वो देखो सबसे छोटा 3 ही है। ओके, हाँ 3 है, तो 3, लेकिन 3 एक बार नहीं है, 2 बार है। उसके बाद 4 भी कहीं देखा था मैंने, ये रहा। उसके बाद 5 भी कहीं देखा था मैंने, ये रहा। उसके बाद मैंने 7 देखा था, 6 नहीं देखा था, तो 7 ये रहा। 7 के बाद 9 देखा था, 8 नहीं देखा था, तो 9 ये रहा। 9 के बाद 10, और 10 के बाद 12 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 10 के बाद मेरे ख्याल से 10 के बाद सीधा 18 है। 18, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 21। चेक कर लो। नहीं नहीं नहीं, 10 के बाद 12 था बेटा, एक्चुअली 12 लिखना भूल गए हम। ध्यान से काम करेंगे। 12, फिर 18, फिर 19 और फिर 21। ओके, मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसका मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा? देखो n क्या है? 11 है, जो कि एक ऑड नंबर है। मैंने बताया था ना 2 केस बनते हैं, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। और ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th
ऑब्जर्वेशन, है ना। ओके, देखेंगे तो बेटा साइड ऑफ n की बात करें, n कितना है 11, 11 में 1 प्लस क्या 12, 12 बाई 2 क्या तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ गया। डायरेक्ट लिख दो बेटा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, यानी छठी ऑब्जर्वेशन का साइड। अब छठी ऑब्जर्वेशन किसमें देखेंगे, अरेंज डेटा में। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि आपको मीडियन पता चल गई 9 है। तो मीडियन इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन आपसे मांगा क्या बेटा, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो बेटा मीन डेविएशन आप निकालने जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला बेटा, है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको x चाहिए, तो x आपके पास ये रहा, ये वाला लिख लो, ये वाला अरेंज हुआ डेटा लिख लो है। x के बाद आपको क्या चाहिए, x माइनस एम, तो x माइनस एम, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो x आपके पास है n, m आपने निकाल लिया है ऑलरेडी, तो x माइनस एम कर सकते हो बेटा। देखो ना 3 माइनस 9 6 मिल गया आपको, समझ रहे हैं बात को। तो ये आप डेफिनेटली निकाल लोगे, है ना। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल भी आप कर लोगे खुद से। तो सिग्मा x माइनस एम का टोटल आपको मिल जाएगा, वॉट एवर। और अपॉन में क्या चाहिए बेटा, अपॉन में n चाहिए। n आपको पता है कितने थे 11, तो इसके टोटल को 11 से डिवाइड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा मीन डेविएशन अबाउट m इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एम अपॉन n। तो बेटा ये वाली वैल्यू ये रही, पर n आपको पता है ये कितना था 11, है ना। तो आई एम डैम श्योर कि आप निकाल लोगे। मैंने हिंट दी है, इसमें प्रॉपर्ली कराने का कोई मतलब भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, एक मैंने कराई दिया है आपको, है ना। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर आगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 353 एनसीईआरटी है। तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और अबाउट द मीन निकालना है आपने। और कहता है फॉर द फॉलोइंग डेटा, डेटा आपको दे रखा है x और f, x आई एफ आई कहते हैं वैसे बेसिकली। तो कितना है बेटा, मैं x और f से डिनोट कर रहा हूं, तो 2 5 6 8 10 12, 8 10 12, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 8 10 7 8 5। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको करना कैसे, इसको प्रोसीड कैसे करना है। इतना तो समझ में आता है कि ये डिस्क्रीट डेटा है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन में बोला था अबाउट मीन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा। अब बात ये है कि मीन कैसे निकाले, तो याद करो मैंने डिस्क्रीट डेटा में मीन निकालने के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं। तो वो मेथड मीन का क्या था बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, याद होगा। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को f इंटू एक्स चाहिए, तो f ले रहा है x ले रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं, नहीं आप खुद से करेंगे। देखो 2 2 4 8 5 40 6 दम 60 8 7 56 और 10 88 और 12 5 60। इसका टोटल मारेंगे आप, सिग्मा एफ एक्स आएगा, और इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आएगा। तो एग्जाम्पल है, मैं टोटल चेक कर लेता हूँ कितना दे रखा है इन्होंने एफ एक्स, 4 60 4 40 60 56 80 60, हाँ 300 और 40 है, ये 40 है और ये 300 है, ठीक है। थोड़ा सा समय की वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो मैं मीन निकाल देता हूँ यहाँ पे। भाई ये 300 था और ये 40 था, तो ये 0 से 0 4 से 15 और 15 से 7.5, यानी 7.5 आ गया इसका मीन 7.5। लेट मी चेक फर्स्ट, 7.5 बिल्कुल सही जवाब है, और यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। 7.5 ना, हाँ जी 7.5 बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मीन तो आ गया 7.5, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है देखो, एक सेकंड के लिए रुकना। इन्होंने क्या किया था, जैसा कि मैंने सोचा था इन्होंने वही काम किया है। ओके देखो यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा। इसके बाद फॉर्मूला आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, ये वाला। अब आप क्या करते हो बेटा, x माइनस मीन करते हो, तो x माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो x ये रहा और मीन आपका 7.5 है, तो 2 में से 7.5 गया है, 7.5 में से 2 गया तो 5.5 बचेगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। 5 में से 7 गया तो 2.2 बचेगा, चेक कर लो, मतलब 2.5 है ना, 7 में से 5 गया तो 2.5, और 6 गया तो 1.5, 8 गया तो 1.5 ही आएगा, नहीं 0.5 आएगा ओनली,
0.5 8 जाने पर है ना। ओके 10 गया तो 10 में से 7 गया 3 यानी 2.5। ओके 12 में से गया तो 12 में से 7 गया 5 यानी 4.5। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो गलत कर दियो जल्दबाजी में, है ना। तो 5.5 2.5 1.5 0.5 उसके बाद 2.5 4.5 बिल्कुल ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपने ये तो निकाल लिया, देखो चेक करो ये वाले पोर्शन है ना। अब इसको आपने f से मल्टीप्लाई कराना है, f से, तो इसी को मैं क्या करूंगा f कॉलम से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा ये वाला कॉलम आएगा। तो ये रहा ये और ये रहा f। तो 5.5 को जब 2 से इंटू करता हूँ तो 5.5 को 2 से इंटू करके 11 आता है, और 2.5 को जब मैं 8 से इंटू करता हूँ, है ना, तो 8 पंजे 40 का 0 कैरी हुआ 4 और 8 दूनी 16 16 4 20, तो 20 ही आएगा कुल मिला के, है ना। और इसको करने पर 15 आएगा। इंटू तो करना जानते हो सब जने, और 7 पंजे 35 तो 3.5 आ रहा है, 3.5 क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, और 8 को करेंगे तो 20 आता है, और 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2 और 5 और 20 2 22 यानी कि 22.5। और लेट मी चेक फर्स्ट 22.5 3.5 और बाकी तो सारे सिंपल थे। हाँ तो बेटा ये भी हो गया। अब आपको इसका टोटल करना होगा, क्यों, क्योंकि इसका आपको टोटल चेक कर लो। तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस मीन, जो कि आपका 92 आ रहा है बेटा, ऐड करके 92 आ रहा है। अब तो क्वेश्चन हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे यहां पे देखेंगे। अच्छा इस साइड मैंने मीन निकाल रखा है, ये मीन है, और यहाँ पे मैं मीन डेविएशन निकाल रहा हूँ। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ। दिस इज 92 और दिस वन इज 40। ओके तो बेटा आंसर तो साफ नजर आ रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। चलो 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 24 46 आ गया। ओके ये 20 आ गया, फिर से 2 से कैंसिल किया तो 2 और ये 3 23 और यहाँ पे 10 आ गया। अब 0 हटेगा तो पॉइंट रहेगा, यानी कि एम डी मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल व्हाट, इज इक्वल 2.3। लेट मी चेक। ठीक है, वैसे तो आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और बाकी चेक कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। 2.3 हाँ जी ठीक है बच्चों, समझ में आया। सबसे बड़ी बात है कि समझ में आया या नहीं आया, समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो जो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 354 एनसीईआरटी कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अबाउट मीडियन जाना है हमने, और डेटा आपके सामने कुछ ऐसे है एक्स और एफ, और कहता है 3 6 9 12 3 6 9 12 और 13 15 21 13 15 21 22 लेट मी चेक बिल्कुल। और फ्रिक्वेंसी है इसकी 345 345 345 245 ओके 245 43। ऐसा क्यों लग रहा है कम हो गई, 24543 नहीं 3 है। लेट मी चेक 345 345 फिर है 245 245 345 245 और हाँ लास्ट की है ना 43। ठीक है, मुझे लगा कम हो गई। ओके दैट्स इट बेटा, इतना सा क्वेश्चन है। आपको समझ में आता है कि डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है तो यानी कि ये वाले फॉर्मूले, और अबाउट मीडियन है तो ये, तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को m कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना भाई, मेरे को m कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब तो मैं x में से m का डिफरेंस चेक कर पाऊंगा। तो m कैलकुलेट करने के लिए बेटा मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है इधर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये एज इट इज 3 4 7 ये इसमें प्लस हो जाता है, देखो ड्रू करके यहाँ पे आता है, फिर ये ऐसे करके चलता है ना। ओके तो कितना 3 का 3 3 4 7 7 5 12 12 13 14 और 14 के बाद 18 8 5 13 23 और 23 और 7 27 और 30 चेक कर लो।
इसी को आप n भी कहते हैं, है ना। चलिए अब मैं थोड़ा साइड में मीडियन निकाल के दिखाया था पहले आपको। तो मीडियन इक्वल टू, थोड़ा सा और इस तरफ आ जाता हूं, मीडियन पहले लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। देखो n, सबसे पहले n की बात करते हैं बेटा। तो n क्या है यहाँ पे 30 है, विच इज इवन नंबर, है ना। तो n इज 30 जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का केस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है इवन नंबर में भाई, मीडियन इक्वल टू होता है साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2। ओके, तो देखो ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा। साइज ऑफ n/2 कितना आ रहा है भाई, n कितना है 30 है, 30/2 कर रहा हूं 15 आएगा, यानी कि 15th और उसमें 1 प्लस कर रहा हूं तो 16th। ये वाली ऑब्जर्वेशन का सम करना है हमने, बाय 2 करना है फिर। ओके, तो 15th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चेक होगी। 15th ऑब्जर्वेशन जाहिर सी बात है इसमें आएगी। अब देखो ये तो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, यानी कि ये आपकी मीडियम क्लास है बेटा। तो 15th ऑब्जर्वेशन इसमें आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कितना है 13, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 13 है या नहीं है, चेक कर लो। तो 15th ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है 13, और 16 भी इसी में आएगा, चेक कर लो। इसका भी साइज क्या है 13/2, यानी 13 दूनी 26/2 और यानी कि 13। तो आपके पास मीडियन आ गया भाई, नीचे लिख देता हूं। तो आपके पास m आ गया 13, और m आ गया तो आपका काम बन गया बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ना, आपके पास x था, m आ चुका है, तो x माइनस m निकाल लो भाई। ये रहा ना x और ये रहा m, निकाल लोगे। अब इसको f से इंटू करा दो, m लिखा है यहाँ पे, इसको आप इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से इंटू करा दो, f इंटू x माइनस m निकल जाएगा। अब आपको टोटल किसका चाहिए, इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल कर दो आप यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ गया, सिग्मा f x माइनस m आ गया, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में f का टोटल आएगा, डिवाइड करो और आंसर पाओ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, जो कि पेज नंबर 356 NCERT है। ओके, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस बार डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, और जो कि है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70, और लास्ट वन इज 70 to 80। चेक कर लो। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, 2 3 8 14, 2 3 8 14, 832 दैट्स इट। ओके, तो चलिए अबाउट मीन निकालना है, और पहले मीन निकालेंगे। अब देखो कॉन्टिन्यूअस डेटा है, तो कॉन्टिन्यूअस डेटा में मैंने मीन का क्या फॉर्मूला बताया था, पहले वो उसको देखो। तो मैंने मीन के लिए आपसे कहा था कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में आई, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। चलिए ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू नीड काम होता है सारा का सारा। मेरे को नीड है ए की, ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन, और मीन को एज्यूम किया जाता है ओरिजिनल डेटा में, और अगर वो ना गिवन हो तो फिर हम मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको हम x कहते हैं। तो दैट इज L1 प्लस L2 अपॉन में 2। L1 और L2 क्या होते हैं, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये L1 ये L2, है ना। तो कितना हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, चेक कर लो। फिर ये कितना हो गया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, और वैसे ही पता 10 का क्या होगा, 10 बढ़ता जाएगा। तो 35, 45, 55, 65, 75, मेरे ख्याल से सारे हुए ना। एक बार चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल सारे हुए, बट थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 65 75। ओके, x तो मेरे को मिल गया। अब इसमें कहीं पे a मेरे को मिल जाएगा। a क्या है, एज्यूम करने हैं हम मीन को, तो मैंने 3 ऊपर से छोड़े 3 नीचे से छोड़े, तो इसको एज्यूम कर लेता हूं मैं a। ओके, a मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को कमी किस चीज की बेटा, d की, और यहाँ पे मैंने आपको d क्या बताया था, याद करो। d मैंने आपको बताया था x माइनस a अपॉन में i फॉर इंटरवल, और खाली ये लिखने के लिए होता है, करने के लिए तो कुछ और है। करने के लिए क्या है कि आपको a दिख रहा है, उसके सामने आप 0 लिख देंगे, ऊपर माइनस में काउंटिंग लिखेंगे, -1 -2
-3 और नीचे प्लस में काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3, चेक कर लो। और आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यही निकलेगा। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, डी भी मिल गया, एफ डी चाहिए। देखो चेक करो, एफ इंटू डी, तो एफ और डी, ये रहा डी ये रहा एफ, दोनों को इंटू करेंगे तो 3 to the 6 माइनस का और 3 to the 6 माइनस का और 8 1 8 माइनस का और 0, चेक कर लो, फिर 8 1 8 प्लस का और 3 to the 6 माइनस का और 3 to the 6 प्लस का, सॉरी माइनस का क्या प्लस का। ओके, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एफ डी का टोटल चाहिए, यानी कि इसका टोटल चाहिए। तो इसका टोटल कितना आएगा, सिग्मा एफ डी आएगा। और देखो आएगा ही कहाँ, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 यानी कि 0 आ गया। चेक करो भाई, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, 0 तो आएगा। देखो प्लस वाले को प्लस करो, माइनस वाले को प्लस करो, दोनों को प्लस माइनस करो, खत्म। ओके, अब आपका मीन तो आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो ना, आके जाएगा, निकालते हैं। ए क्या है, चेक करो 45, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 45 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, 0, चेक कर लो। सिग्मा एफ कितना था, सिग्मा एफ यानी कि इसका टोटल, तो इसका टोटल अभी तक तो नहीं पता, लेकिन कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 3 5 8 5 13, 13 दूनी 26, 26 और 27 28 30 30 10 40, 40 भाई, इसका टोटल 40 आ रहा है। ओके, और इंटरवल कितने का है, 10 का भाई, चेक करो 10 का अंतर है ना, 10 से 20, हाँ जी। अब देखो ये तो पूरा खत्म, तो 45 भी तो आएगा। आई एम श्योर कि आपको 110% आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने मीन कैसे निकाला है। ओके, अब जब मीन आ जाए तो उसके बाद क्या करना है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लग रहे होंगे, तो अबाउट मीन है तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो मेरे को एक्स में से मीन को माइनस कराना था, तो एक्स मैंने निकाल रखा है, ये रहा एक्स, इसमें से मैं मीन को माइनस करा दूंगा। मीन कितना है बेटा, ये रहा मीन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूंगा। तो 15 माइनस 45 यानी कि 45 माइनस 15, 5 में 5 गया 0, 4 में से गया 3, 30 आ गया। चेक कर लो, 30 आएगा। और इसमें से इसको माइनस कराएंगे, 25 में से 45 गया तो, और 20 आएगा। चेक कर लो, 20 आएगा। और 35 में से 45 गया तो 10 आएगा, और ये 0 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 30 आएगा। चेक कर लो। ओके, नाउ इस वाले कॉलम को एफ से इंटू करना है, तो ये रहा ये कॉलम और ये रहा एफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ इंटू एक्स माइनस मीन। ओके, तो दोनों को इंटू कराते, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60 और 8 इंटू 10 80, फिर 0, उसके बाद 8 इंटू 10 80, उसके बाद 20 दिया 60, 30 दूनी 60। इसका टोटल मेरे को चाहिए होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन। अच्छा, इसका टोटल कितना आ रहा है फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखो। 6 6 12, 12 और 8 20 होता है भाई, 12 और 8 20 होता है, हाँ बिल्कुल 20 होता है, और 20 और 20 40 होता है, यानी 400 आ रहा है। चेक कर लो, है ना, 0 तो एज आना ही है, 400। अब तो बस सारी चीजें मिल गई, फॉर्मूला पुट करेंगे और निकालेंगे आंसर। तो देखो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ। तो इसकी वैल्यू कितनी है 400, चेक कर लो, और एफ की वैल्यू कितनी है 40, तो बेटा आंसर आपका 10 आ गया है। और अब हम आंसर को एक बार चेक करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो यस, बिल्कुल सही जवाब है 10 आंसर इसका, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो मीन तक आपको ऑलरेडी आता है निकालना, आपने 10th क्लास में सीखा है। उसके बाद का प्रोसेस एक्स माइनस मीन, फिर उस कॉलम को एफ से इंटू करा देते हैं, तो ये पोर्शन मिलता है, एफ आपके पास होता है, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर दैट्स इट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 359 एनसीईआरटी है, और ये इंट्रो का लास्ट एग्जांपल है ना। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, कहता है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस बार हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करनी है, और फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो आपको डेटा दे रखा है, और देखते हैं बेटा। क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50, लास्ट वन इज 50 to 60। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, कितनी है, 6 7 15, 6 7 15, नेक्स्ट इज 16 4 2, 16 4 2, दैट्स इट। ओके, चलो देखते हैं इसको, है ना। अब मेरे को अबाउट मीडियन जाना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपके सामने।
तो मेरे को सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF। तो कैसे निकालते हैं बेटा? ये एज इट इज आया था 6, इसमें प्लस होता है 13 में फिर इसमें प्लस करते हैं 28, है ना। और फिर इसमें ये प्लस होता है तो 8 6 14 का 4, कैरी हुआ 1 3 और एक 4 44, इसमें इसको प्लस किया तो 48 और लास्ट वन इज 50। चेक कर लो। और ये जो 50 आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? NB कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर मेरे को मीडियन को कैलकुलेट करना है तो मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? मीडियन क्लास, है ना। तो मैं मीडियन क्लास कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो देखिए मैं यहां पे कर देता हूं, साइड में है, इस तरफ कर देता हूं मार्कर चेंज करके। तो देखो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ, देखो n की वैल्यू कितना बेटा? 50/2 करेंगे तो 25th ऑब्जर्वेशन आएगी, है ना। तो 25th ऑब्जर्वेशन, और विच लाइज इन 28, है ना। देखो इसमें लाई करेगी, तो अगर इसमें लाई कर रही है तो आपकी मीडियन क्लास क्या होगी बेटा? 20 से 30। चेक कर लो, 20-30 क्या होगी? मीडियन क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो देयरफॉर मीडियन लाइज इन क्लास इंटरवल 20 to 30, है। तो ये आपकी मीडियन क्लास है। अब इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले की सारी वैल्यूज होती हैं, है ना। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। मीडियन इक्वल टू क्या होती है बेटा? मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ओके, अब L क्या होता है बेटा? ये होता है लोअर लिमिट, इसको कहते हैं L। अब क्या रह गया बेटा? n/2 ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, 25th है। CF क्या होती है? CF के कॉलम में प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी कि मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है उसको CF कहते हैं। ओके, अब क्या रह गया? F यानी कि ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मीडियन क्लास के अंदर, है ना। ओके, अब क्या रह गया? I फॉर इंटरवल, दोनों के बीच का गैप है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो L कितना था? 20 प्लस n/2 कितना है? 25 माइनस CF 13 अपॉन F 15 इंटू I फॉर इंटरवल 10 का है ना। ओके, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं बस, है। तो देखिए 20 एज इट इज, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो 12 आएगा बेटा, है ना। अपॉन में कितना है? 15, और 5 से काट दे इसको, तो 5 से 3 बारी और 5 से 2 बारी में कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो आ गया 2 और अपॉन में आ गया 3, 3 4 12। चेक कर लो, 4 दूनी 8, तो 20 और 8 यानी कि 28। तो मीडियन आपकी 28 आ गई, है ना। मीडियन इक्वल टू 28। और ये जो मीडियन आप देख रहे हैं ये अपनी क्लास के अंदर लाई करनी चाहिए, और 20 से 30 इसकी क्लास थी तो बिल्कुल इसमें लाई भी कर रही है। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि मीडियन हमारी सही आई है ना, कोई गलती नहीं हुई है। ओके, बट फिलहाल अभी हम आगे चलने वाले हैं। तो देखिए मीडियन तो आ गई, अब इसके बाद मीन डेविएशन की बात होगी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ग्यारह फॉर्मूला है, क्या चाहिए बेटा? x माइनस एम। एक्स है आपके पास, चेक करो, एक्स है कहीं पे? नहीं है, एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? L1 प्लस L2 अपॉन में 2 बता रखा है, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5, फिर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 25, 35, 45, लास्ट वन इज 55। ओके, x तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को x में से m को सब्ट्रैक्ट कराना है ना। तो x माइनस m, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, है ना। तो 28 में से 5 गया, कितना बचा? चलो जितना भी बचा आप निकाल लोगे, क्योंकि इसके आगे मेरे को कराने की जरूरत लगती नहीं है। अब ये जो भी आया है इसको आपने क्या कराना है बेटा? f से इंटू कराना है। तो f इंटू एक्स माइनस m। देखो ध्यान से देखना, ये कॉलम जो भी आएगा उसको आप f से इंटू करा देंगे, यानी कि सिंपली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब आपका पास क्या चाहिए? इसका टोटल चाहिए, यानी कि इस वाले कॉलम का आपने टोटल निकालना है। तो इसका आप लास्ट में आके टोटल कर देंगे यहाँ पे, दैट इज सिग्मा f x माइनस m। तो ये आपको मिल जाएगा, वॉट एवर कुछ भी मिलेगा। और अपॉन में सिग्मा f चाहिए, f का टोटल आपके पास पहले से ही है, कितना है बेटा? 50 है, चेक कर लो, है ना। अब आप दोनों कॉलम को डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला पुट करके, तो आपका क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। बस मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं कराया, आपके लिए छोड़ दिया है, आपने खुद से करना है, बट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। मैंने समझा आपको पूरा दिया अच्छे से, ठीक है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और इस एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ आपका जो इंट्रो है एक्सरसाइज का, दैट इज 15.1 का इंट्रो कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप इस इंट्रो के बिहाफ पे इजीली पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, तो आप खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।